हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे, सुस्त होंगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही है। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12th बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान जो है कक्षा 12 का पहला चैप्टर जो है इसमें जीवों में जनन। जीवों में जनन चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स अर्थात जीवों में जनन कि जितने सारे क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन का मैं इस वीडियो में सलूशन बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चन का उत्तर बहुत ही लाजवाब और बहुत ही सरल शब्दों में। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। चलिए इसका देखते हैं उत्तर किस प्रकार से देंगे। जीवों में यानी जनन जीवों का एक अति महत्वपूर्ण लक्षण है। जनन जो होता है जीवों का एक अति महत्वपूर्ण लक्षण होता है। यह एक अति आवश्यक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा न सिर्फ जीवों की उत्तरजीविता में मदद मिलती है बल्कि इससे जीव जात की निरंतरता भी बनी रहती है। जनन जीवों के अमृत में भी सहायक होता है। प्राकृतिक मृत्युता वे जीर्णता के कारण होने वाले जीवहास की आपूर्ति जनन द्वारा ही होती है। जनन से जीवों की संख्या बढ़ती है, स्वाभाविक है, जनन होगा तो संख्या बढ़ेगा। जनन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लाभदायक विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती हैं। अतः जनन जैव विकास में भी सहायक होता है। इन समस्त कारणों के आधार पर कहा जा सकता है कि जनन जीवों के लिए अनिवार्य है। आप समझ पाए होंगे कि जीवों में जो है जनन क्यों आवश्यक है। उसका मैंने पूरा सलूशन होता है बेहतरीन ढंग से और सरल शब्दों में आपको बता दिया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। प्रायः लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जनन की श्रेष्ठ विधि माना जाता है या माना गया है। लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों की अदला बदली होती है जिससे युग्मकों यानी जेमेट्स में नए लक्षण विकसित होते हैं तथा नए जीव का विकास होता है जो अपने जनकों से भिन्न होता है। अतः लैंगिक जनन जैव विकास में सहायक होता है। लैंगिक जनन द्वारा जीवों के जीवित रहने के अवसर अधिक होते हैं क्योंकि आनुवंशिक विभिन्नताओं के कारण जीव अधिक क्षमतावान होता है। लैंगिक जनन से जीवों की संख्या भी बढ़ती है। अतः लैंगिक जनन ही जनन की अच्छी विधि है। तो ये था जनन की जो अच्छी विधि कौन सी है। तो ये है जनन की जो अच्छी विधि थी उसको मैंने बता दिया हूबहू आप ही के शब्दों में। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा गया है। यानी अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई जो संतति है उसको क्लोन क्यों कहा गया। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। आकारिकीय व आनुवंशिक रूप से एक समान जीव का क्लोन कहलाते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक व आकारिकीय रूप से अपने जनक के एकदम समान होती है अतः इसे क्लोन कहते हैं। राइट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो क्वेश्चन है पहले उसको देखेंगे कि लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। क्यों? क्या यह कथन हर समय सही होता है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। लैंगिक जनन के द्वारा गुणसूत्रों का विनिमय होने से आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, जो जनक से संतत में स्थानांतरित होती है। युग्मकों की उत्पत्ति व निषेचन के कारण नए तथा बेहतर गुणों युक्त संतति का जन्म होता है। अतः लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। यह कथन सदैव सही नहीं होता है। जनकों के रोगग्रस्त होने पर वह रोग आने वाली पीढ़ियों में स्थानांतरित हो जाता है। ये हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इसको देखते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतत लैंगिक जनन द्वारा बनी संतत से किस प्रकार भिन्न है? इसको देखते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान आनुवांशिक व संरचनात्मक रूप से जनक के समान होती है, अर्थात अपने जनक का क्लोन होती है। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान आनुवंशिक रूप से जनक से भिन्न होता है। सेम उल्टा, राइट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित करो। कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना गया है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य यानी बीच में विभेद निम्नलिखित है। विभेद का मतलब सिंपल क्या है? अंतर पूछ रहा है, राइट। चलिए इसमें देखते हैं अलैंगिक जनन और इधर हो गया आपका लैंगिक जनन। पहला पॉइंट है अलैंगिक जनन में इसमें सिर्फ एक जनक भाग लेता है। वहीं लैंगिक जनन में क्या होता है? इसमें दो जनक नर तथा मादा भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन इसमें युग्मक निर्माण व निषेचन का अभाव होता है। वहीं लैंगिक जनन में क्या होता है? इसमें युग्मक निर्माण व निषेचन होता है। तीसरा पॉइंट है यह जनक की कायिक कोशिकाओं में होता है। इसमें समसूत्री विभाजन होता है। और यह जनक की जनन कोशिकाओं में होता है। इसमें अर्धसूत्री व समसूत्री दोनों प्रकार की विभाजन होते। अगला पॉइंट है यह सरल व तीव्र गति से होने वाला जनन है, जबकि लैंगिक जनन क्या है? यह जटिल व धीमी गति से होने वाला जनन है। छठवां पॉइंट है इसके द्वारा उत्पन्न संतत आनुवंशिक रूप में जनक के समान होती है, जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है? इसके द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक रूप से अपने जनक से भिन्न होती है। अगला पॉइंट है जनक इकाई कलिका खंड या जनक का संपूर्ण शरीर होता है और इसमें है जनक इकाई यानी युग्मक जिमिति होते हैं। अगला पॉइंट है इस प्रकार का जनन निम्न अकशेरुकी व निम्न कॉर्डेट में पाया जाता है। यह उच्च पौधों व जंतुओं में पाया जाता है। कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन की ऐसी विधि जिसमें पौधे के कायिक भाग से नए पौधे का निर्माण होता है। अतः इसमें एक ही जनक भाग लेता है तथा इसके द्वारा उत्पन्न संतत आनुवंशिक व आकारिक में अपने जनक की समान होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कायिक जनन वास्तव में प्रारूपिक अलैंगिक जनन है। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? कोई दो उपयुक्त उदाहरण दो। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कायिक प्रवर्धन जनन की ऐसी विधि है जिसमें पौधे के शरीर
का कोई भी कायिक भाग प्रवर्धक का कार्य करता है तथा नए पौधे में विकसित हो जाता है। मात्र पौधे के कायिक अंग जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिका आदि से नए पौधे का पुनर्जनन कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक प्रवर्धन के दो उदाहरण निम्न है। पहला है अजूबा ब्रैक्यूलियम के पौधों। अजूबा के पौधों में पत्तियों के किनारों से पादप काय उत्पन्न होते हैं जो मात्र पौधे से अलग होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। अजूबा का जो पौधा होता है उसका जो पत्ती होता है अगर उसको कहीं लगा देते हैं तो लग जाता है। सेम वही उदाहरण दिया है, राइट। दूसरा पॉइंट है आलू के कंद में उपस्थित पर्व संधियां नोड्स कायिक प्रवर्धन में सहायक होती है। पर्व संधियों में कलिकाएं स्थित होती हैं तथा प्रत्येक कलिकों नए पौधे को जन्म देती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इस क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए। कह रहा है व्याख्या कीजिए। 3 पॉइंट दिया है, किशोर चरण, प्रजनक चरण और जीर्णता चरण या जीर्णावस्था। चलिए एक एक पॉइंट को समझते हैं बेहतरीन ढंग से। हाँ तो इसका उत्तर है किशोर चरण। किशोर चरण जुवेनिल फेज। सभी जीवधारी लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पूर्व एक निश्चित अवस्था से होकर गुजरते हैं। इसके पश्चात ही वे लैंगिक जनन कर सकते हैं। इस अवस्था को प्राणियों में किशोरी चरण या अवस्था, पौधों में कायिक अवस्था वेजिटेटिव के फेज कहते हैं। इसकी अवधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। अगला पॉइंट प्रजनक चरण रिप्रोडक्शन फेज। किशोरावस्था अथवा कायिक प्रवस्था के समाप्त होने पर प्रजनक चरण अथवा जनन प्रवस्था प्रारंभ होती है। पौधों में इस अवस्था को स्पष्ट पहचाना जा सकता है क्योंकि पौधों में पुष्पन यानी फ्लोरिंग प्रारंभ हो जाता है। प्राणियों में भी अनेक शारीरिक एवं आकारिक परिवर्तन आ जाते हैं। इस चरण में जीव संतत उत्पन्न करने योग्य हो जाता है। यह अवस्था विभिन्न जीवों में अलग अलग होती है। अगला है जीर्णता चरण या जीर्णावस्था सेंसेंट फेज। यह जीवन चक्र की अंतिम अवस्था अथवा तीसरी अवस्था होती है। प्रजनन आयु की समाप्ति को जीर्णता चरण या जीर्णावस्था की प्रारंभिक अवस्था माना जा सकता है। इस चरण में उपापचय क्रियाएं मंद होने लगती हैं, ऊतकों का क्षय होने लगता है तथा शरीर के अंग धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं। अंततः जीव की मृत्यु हो जाती है। इसे वृद्धावस्था भी कहते हैं। जीर्णावस्था अर्थात वृद्धावस्था, नोटिस करिएगा, ध्यान दीजिए। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों में लैंगिक प्रजनन को पाया है, क्यों? तो उत्तर है लैंगिक प्रजनन जटिल तथा धीमी गति से होने के बावजूद भी अनेक रूप से उत्तम है। इस प्रकार के जनन के दौरान गुणसूत्रों का विनिमय होने से नए लक्षण विकसित होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। गुणसूत्रों के आदान प्रदान से विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती हैं जो जैव विकास में सहायक होती हैं। अपने इन्हीं गुणों के कारण बड़े जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। व्याख्या करके बताएं कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित अंतर्बद्ध होते हैं। इसका उत्तर है लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों में प्रजनन के समय अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस तथा युग्मक जनन यानी जीमोटोजेनेसिस प्रक्रियाएं होती हैं। सामान्यतः लैंगिक जनन करने वाले जीव द्विगुणित यानी डिप्लॉइड होते हैं। युग्मक निर्माण प्रक्रिया को युग्मक जनन यानी जीमोटोजेनेसिस कहते हैं। शुक्राणुओं के निर्माण को शुक्र जनन तथा अंडाणुओं के निर्माण को अंड जनन कहते हैं। इनका निर्माण क्रमशः नर तथा मादा जनन
होते हैं। युग्मक जनन प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होती है अतः युग्मक जनन तथा अर्धसूत्री विभाजन क्रियाएं अंतर संबंधित अंतर्बद्ध होती हैं। निषेचन के फलस्वरूप नर तथा मादा अगुणित युग्मक समयुग्मक युग्मन द्वारा द्विगुणित युग्माणु डिप्लॉइड जायगोट बनाता है। द्विगुणित युग्माणु से भ्रूणीय परिवर्तन द्वारा नए जीव का विकास होता है। अब आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है प्रत्येक पुष्पीय पादप की भाग को पहचानिए तथा लिखिए कि वह अगुणित n है या द्विगुणित 2n। पहला अंडाशय परागकोश अंडा या डिंब पराग नरयुग्मक और युग्मनज। देखिए इसका जो फिगर कुछ इस प्रकार से है और इसका उत्तर देखेंगे क्या है। इसका उत्तर यहाँ है, पुष्पीय भाग है, अंडाशय यानी ओवरी द्विगुणित 2n, परागकोश एंथर द्विगुणित 2n, अंडा या डिंब ओवे ओवा अगुणित n, परागकण पोलन ग्रेन अगुणित n, नरयुग्मक मेलजिमेट अगुणित n, युग्मनज जायगोट द्विगुणित 2n। ये होगा इसका उत्तर। युग्मनज यानी जायगोट शुक्राणु तथा अंड के मिलने से बनी द्विगुणित संरचना 2n होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है बाह्य निषेचन की व्याख्या कीजिए, इसके नुकसान बताइए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शुक्राणु नर युग्मक तथा अंड यानी मादा युग्मक के समयुग्मन या संलयन को निषेचन कहते हैं। इसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्माणु डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होता है। अधिकांश शैवालों मछलियों में और उभयचर प्राणियों में शुक्राणु नर युग्मक तथा अंड मादा युग्मक का संलयन शरीर से बाहर जल में होता है। इसे बाह्य निषेचन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बाह्य निषेचन से हानियां। डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। पहला पॉइंट इसमें जीवधारियों को अत्यधिक संख्या में युग्मकों का निर्माण करना होता है जिससे निषेचन के अवसर बढ़ जाएं, अर्थात इनमें युग्मक संलयन के अवसर कम होते हैं। संतत अत्यधिक संख्या में उत्पन्न होती है। संतत शिकारियों द्वारा शिकार होने की स्थिति से गुजरती है। इसके फलस्वरूप इनकी उत्तरजीविता जोखिम पूर्ण होती है, अर्थात संतानें कम संख्या में जीवित रह जा पाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है जूस्पोर अलैंगिक चल बीजाणु तथा युग्मनज के बीच विभेद करें। चलिए इसका उत्तर है जिस्पोर अलैंगिक चल बीजाणु। यह नग्न चल कोशाम्बिका युक्त संरचना है जो अलैंगिक जनन की इकाई है। इनका निर्माण जनन कोशिका के जीवद्रव्य से सूत्री विभाजन द्वारा होता है। इनके अग्रभाग पर स्थित कोशाम्बिका जल में तैरने हेतु सहायक होती है। ये चल बीजाणु धानी में बनते हैं। उदाहरण है एलोथ्रिक्स क्लेमाइडोमोनास आदि। युग्मनज जाइगोट लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा युग्मकों अन्य जाइमेट्स के निषेचन से बनी संरचना युग्मनज कहलाता है। यह द्विगुणित डिप्लॉइड इक्वल टू n होता है तथा विकसित होकर भ्रूण अथवा लार्वा में परिवर्तित हो जाता है। लैंगिक जनन करने वाले जीवों का विकास युग्मनज से होता है। बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में युग्मनज का निर्माण बाह्य मध्य निजल में होता है जैसे मेढक, जबकि आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में यह मादा के शरीर में विकसित होता है जैसे मनुष्य आदि। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 14 युग्मक जनन एवं भ्रूणोद्भव के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी युग्मक जनन यानी जिमेटोजेनेसिस और भ्रूणोद्भव एम्ब्रायोजेनेसिस, इसमें क्या है अंतर करना, विभेद करना। चलिए इसको देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है
नर तथा मादा जनन जंतु गोनाड्स में अगुणित युग्मकों जीमेट्स के बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मज या युग्माणु यानी जाइगोट से संतति के विकसित होने की क्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। दूसरा पॉइंट है यह अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस होता है और यह सूत्री विभाजन मिटोसिस द्वारा होता है। अगला पॉइंट है युग्मक जनन दो प्रकार के होते हैं। भ्रूणोद्भव के अंतर्गत निम्नलिखित प्रक्रियाएं होती हैं और इसमें क्या है, युग्मक जनन दो प्रकार का होता है, शुक्र जनन, एक होता है अंड जनन यानी स्पेर्मेटोजेनेसिस और है ओजीनेसिस। इसमें है युग्मक जनन निषेचन और विदलन एवं भ्रूण निर्माण यानी जीमोटोसिस, फर्टिलाइजेशन एंड सिग्मेंटेशन एंड एम्ब्रो फॉर्मेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है एक पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। एक पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को बहुत ही सरल शब्दों में। पुष्प में निषेचन पश्च निषेचन परिवर्तन, पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तन यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन ए फ्लावर। पुष्पीय पौधों में दोहरा निषेचन तथा त्रिक संलयन यानी डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन होता है। इसके फलस्वरूप भ्रूणकोश एम्ब्रायो सैक में द्विगुणित युग्मनज जाइगोट तथा त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक यानी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनता है। इनसे क्रमशः भ्रूण एम्ब्रियो तथा भ्रूणपोष एंडोस्पर्म बनता है। भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इसके साथ साथ बीजांड में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फलावरण यानी पेरिकेफ का निर्माण होता है। बीजांड मतलब बीज वृंत बनता है और बीजावरण बनता है और अंड द्वार बीज द्वार बनाता है यानी बीजांड वृंत को बीज वृंत बनाता है और अध्यावरण को बीजावरण बनाता है और अंड द्वार को बीज द्वार बनाता है और बीजांड का यानी न्यूक्लियस को प्रायः नष्ट हो जाता है। कभी कभी भोजन संचित होने के कारण पेरिस्पर्म बनाता है। भ्रूणकोश एम्ब्रियो सैक अंडकोश का एक सेल भ्रूण एम्ब्रियो बनाती है। सहायक कोशिकाएं जो है इसकी है सहायक कोशिकाएं साइनगिड्स नष्ट हो जाती, सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती। प्रमुख कोशिकाएं यानी एंटीपोडल सेल्स नष्ट हो जाती हैं। ध्रुवीय केंद्रक पोलर न्यूक्लियाई भ्रूणकोश बनाता है। अंडाशय की भित्ति फल भित्ति बनाती है। बीज में भ्रूण सुप्तावस्था में रहता है। बीज चारों ओर से बाह्य कवच तथा अंतःकवच बाह्य कवच तथा अंतःकवच यानी टेस्टा एक टेगमेन से बने अध्यावरण से घिरा होता है। भ्रूण बीज पत्रों के मध्य स्थित होता है। फलभित्ति की संरचना के आधार पर फल सरस अथवा शुष्क होते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, ये कह रहा है एक द्विलिंगी पुष्प क्या है। एक द्विलिंगी पुष्प क्या है। अपने आसपास से 5 द्विलिंगी पुष्पों को एकत्र कीजिए और अपने शिक्षक की सहायता से इनके सामान्य स्थानीय एवं वैज्ञानिक नाम पता कीजिए। तो द्विलिंगी यानी बीसेक्सुअल फ्लावर, जब पुष्प में पुंबंग यानी एंड्रोसियम तथा जाइनोसियम दोनों होते हैं तो पुष्प द्विलिंगी यानी
बाइसेक्सुअल कहलाता है। सामान्यतया समीपवर्ती क्षेत्रों में पाए जाने वाले द्विलिंगी पुष्प जैसे सरसों, वैज्ञानिक जो नाम है बेस्का कैम्पेस्ट्रिस, मूली रेफेनस सैटावाइस, मटर पाइजम सटाइवम, सेम डॉलिकोस लबलब, अमलतास केसिया पिस्टुला, गुड़हल हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस। ये हो गया। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 17, यानी प्रश्न जो संख्या आपका 17 है, इसको देखेंगे क्या कह रहा है। किसी भी कुकुरबिट पादप के कुछ पुष्पों की जांच कीजिए। किसी भी कुकुरबिट पादप के कुछ पुष्पों की जांच कीजिए और पुंकेसरी व स्त्री केसरी पुष्पों को पहचानने की कोशिश कीजिए। क्या आप अन्य एकलिंगी पौधों के नाम जानते हैं? चलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है बहुत ही सरल शब्दों में हम लोग देखते हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कुकुरबिट पादप पुष्प एकलिंगी होते हैं। नर पुष्प में जायांग अनुपस्थित होता है। पुष्प में 5 पुंकेसर होते हैं। ये प्रायः 2+2+1 के रूप में संयुक्त रहते हैं। इनके परागकोश यानी व्यावृत ट्विस्टेड होते हैं। मादा पुष्प में पुमंग एंड्रियोसियम अनुपस्थित होता है। जायांग त्रिअंडपी यानी युक्तांडपी और एक कोष्ठीय तथा अधोवर्ती अंडाशय से बनता है। इसमें भित्तिलग्न बीजांडन्यास होता है। अंडाशय से विकसित सरल सरस फल पेपो कहलाता है। अन्य एकलिंगी पौधे मक्का, जियोमेज, खजूर, फिनिक्स सिल्वेस्ट्रस, पपीता, कैरिका, पपाया, नारियल, कोकस म्यूसिफेरा। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 18 है। अंडपरजक प्राणियों की संतानों का उत्तर जीवन सर्वाइवल सजीव परजक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त क्यों होता है? व्याख्या कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है अंडपरजक ओविपरियस प्राणियों में निषेचित अंडे यानी यूमुनज का विकास मादा प्रणाली यानी मादा प्राणी के शरीर से बाहर होता है। मादा कैल्शियम युक्त कवच से ढके अंडों को सुरक्षित स्थान पर निक्षेपित करती है। अंडों में भ्रूणीय विकास के फलस्वरूप शिशु का विकास होता है। शिशु निश्चित अवधि के पश्चात अंडे के स्फुटन के फलस्वरूप मुक्त हो जाता है। अंड परजक में बाह्य परिवर्धन यानी एक्सटर्नल डेवलपमेंट होता है। यह पर्यावरणीय प्रतिकूल परिस्थितियों तथा शिकारी प्राणियों से प्रभावित होता है। इसके फलस्वरूप इन प्राणियों की उत्तरजीविता अधिक जोखिम युक्त होती है। अंडपरजक प्राणियों को विकास के लिए कम समय मिलता है। अतः इन जीवों में आंतरिक परिपक्वता सजीव परजक की तुलना में कम होती है। जैसे मत्स्य, उभयचर, सरीसृप तथा पक्षी वर्ग के प्राणी अंडपरजक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सजीव परजक होता है जरायुज एनीबीबी पेरियस में निषेचित अंडे यानी युग्मनज का परिवर्धन मादा प्राणी के शरीर में होता है। इसे आंतरिक परिवर्धन यानी इंटरनल डेवलपमेंट कहते हैं। शिशु का विकास पूरा होने के पश्चात परसों द्वारा इनका जन्म होता है। शिशु का विकास आंतरिक होने के कारण और प्रवर्धन में अधिक समय लगने के कारण इनकी उत्तरजीविता अपेक्षाकृत कम जोखिमपूर्ण होती है। आंतरिक प्रवर्धन होने के कारण ये बाह्य वातावरण तथा बाह्य परभक्षी जीवों से सुरक्षित रहते हैं। यही कारण है कि सजीव परजक की उत्तरजीविता अंडपरजक की अपेक्षा अधिक होती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर और इस चैप्टर का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था ये 18 ही था। तो आई होप आपको ये वीडियो
समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि ऐसे वीडियो आप सभी के बीच में लाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।